हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आप लोगों के साथ क्लास डिस्कस करने आए हैं। अभी तक हमने जो है आप लोगों के साथ 4 से 5 टॉपिक हमने बायोलॉजी का डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस क्लास से बेनिफिटेड हो रहे होंगे और वहाँ पर से चीज़ें आप लोगों को बहुत ही क्लियर हो रही होंगी, कॉन्सेप्ट वाइज भी और अंडरस्टैंडिंग वाइज भी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे डिस्कस करने जा रहे हैं। मोटिव हमारा इस क्लास का यही है कि आने वाले 71st बीपीएससी एग्जाम में आप लोगों को कोई ऐसी दिक्कत ना हो, ऐसा कोई कंफ्यूजन ना हो जिससे कि आपका एक क्वेश्चन भी आपके रेंज के बाहर जाए। तो हमारी कोशिश यही है कि आने वाले समय में जितने भी टॉपिक्स कवर किए जाएं उनमें हर एक छोटे से छोटे डिटेल्स के साथ आपको हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक अंडरस्टैंडिंग आपको दी जाए, ताकि 71st बीपीएससी एग्जाम में you will feel comfortable in the exam hall. Let's start with this fresh topic. लास्ट टॉपिक में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया था। जब हम उस सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग देख रहे थे तो वहां पर हम लोग जो है हार्ट के फंक्शनिंग को, ब्लड सर्कुलेशन को एंड द रोल ऑफ हार्ट, इन चीजों को हमने समझा था। नाउ जब हमने ये कहा था आपसे सर्कुलेटरी सिस्टम में कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, हार्ट में जो है हमारा डबल सर्कुलेशन के जरिए एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है एंड देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम आउट करते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हमारा हार्ट से वापस लंग्स में आता है देन वी विल एक्सहेल CO2। तो हमें ये समझना है आज के क्लास में ये O2 और CO2 का कन्वर्जन कैसे होता है एंड व्हाट इज दिस। दिस इज द कन्वर्जन O2 एंड CO2 कन्वर्जन गैसियस एक्सचेंज इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो बस अगर हम अपने रेस्पिरेशन को देखें तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो नोज से शुरू होके लंग्स तक आता है। बस इतनी दूर का हमारा ये क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन इसी इतने से स्पेस में हमारे सिस्टम में इतने सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, बॉडी के कंपोनेंट हैं जो कि हमारे रेस्पिरेशन को इंश्योर करते हैं स्मूथ एंड कंटिन्यूअस मैनर में। अब अगर हम अपने रिस्पिरेटरी सिस्टम को देखें तो पहले तो हमें ये समझना होगा सिस्टम क्या होता है। जैसे हमने सेल की क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था, तो सेल में हमने बताया था कि सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनते हैं, बॉडी ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। ये हमारा क्या है, पूरा एक साइक्लिक ऑर्डर है जिसमें कि सेल से ऑर्गेनिज्म बनने तक में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हुए थे। उसी क्रम में हम लोग हर एक सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम को। आज हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा ये रिस्पिरेटरी सिस्टम किस किस ऑर्गन से, किस किस सब पार्ट से ये मिलके बना होता है। तो ये हमारे किस से, बेसिकली ये देखें तो NLPTL, इस इसको याद रखिए, NLPTL। NLPTL क्या है हमारा, नोज, लेरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रेकिया एंड लंग्स। ये जो हमारा एनएलपी वाला पार्ट है ये हमारा कहलाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम। एंड जो ये हमारा टीएल वाला जो पार्ट है, ट्रेकिया एंड लंग्स, ये हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहलाता है। तो यहाँ पर आप सिस्टमेटिक डायग्राम में आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, नोज, नसल कैविटी, नोस्ट्रिल्स। यहीं पे हमारे क्या होते हैं, साइनस वाले, जो जिन्हीं को अगर एलर्जी होती है तो उनको क्या साइनस की बीमारी, साइनस से प्रॉब्लम होता है, तो यहीं पे हमारे साइनस भी होते हैं। उसी के नीचे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या है, यहाँ पे थ्रोट है और यहीं पर हमारा क्या है, ये कॉमन पैसेज है किस चीज का, देखें यहाँ से हमारा क्या है, माउथ कैविटी भी आ रहा है और यहाँ से हम क्या, एयर भी ले रहे हैं। यानी दिस इज कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, विंड एंड फूड। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा एयर पाइप हो जाता है और ये हमारा फूड पाइप और ये हमारा विंड पाइप। और यहीं पर क्या लगा होता है, एक एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का फंक्शन क्या है, जब हम कुछ इनहेल करते हैं
खास करके फूड पार्टिकल्स, then this epiglottis is cover our windpipe. Otherwise, the food particles or food vials will go inside the windpipe, and we will have a choke, and it will cause deficiency in O2. अगर आप कहते हैं कभी खाते खाते क्या होता है, सड़क जाते हैं, तो सड़कने के समय में क्या कहता है, लोग कहते हैं कि कोई हमको याद कर रहा है, कौन शैतान याद कर रहा है, या कौन दुश्मन याद कर रहा है, या कौन चाहने वाला याद कर रहा है। एक्चुअली ऐसा ये नहीं कि कोई हमें याद करता है, बल्कि हम खाते-खाते किसी की यादों में चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम जो है, ये कन्फ्यूज़ कर जाता है यहाँ पे आके कि अभी पर्सन जो है, ये साँस लेने के लिए अपना मुँह साँस लेने वाला है, या जो अभी इसने मुँह में जो भोजन रखा है, जो फूड पार्टिकल्स है, वो अभी ये इसे निगलने वाला है। तो जिसके कारण ये कन्फ्यूज़न में ये क्या होता है, एपिग्लोटिस का वो जो सिस्टम है, वो क्लोज़ करना मिस होता है, और कभी-कभी वही गलती से क्या होता है, हमारे फूड पार्टिकल्स वो एपिग्लोटिस के क्लोज़ नहीं होने पे ये विंड पाइप में आते हैं, और जिसके कारण हम क्या करते हैं, खाते-खाते सड़क जाते हैं, और कभी-कभी सड़क इतना ज़्यादा हो जाता है, मतलब वो कि आँख से आँसू, नाक पूरा वोमिट जैसा होने लगता है। उसके बाद फिर क्या होता है, ये ट्रैकिया के ज़रिए हमारा जो भी हमने एयर इन्हेल किया था, वो धीरे-धीरे कहाँ हमारे ट्रेकिया के ज़रिए बायपास होते हुए लंग्स में आते हैं थ्रू ब्रोंकोली, और ये ब्रोंकोली फिर किसमें, ब्रोंचाई में ये डिवाइडेड होते हैं, और इन्हीं के ऊपर में यहाँ पर क्या लगता है, हमारा अल्वोली। अभी इन चीज़ों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर क्या होता है, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक रिंग सिस्टम टाइप में बना हुआ है ट्रेकिया पे, जिसे कार्टिलेज कहते हैं, और यही हमारा क्या है, ये वाला जो पार्ट है एल्वोली का, यहाँ पर देखें, इसको डिटेल में बताया गया है। आगे हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो यही हमने क्या कहा था कि हमारे ऑर्गन सिस्टम में क्या-क्या हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे कौन-कौन से ऑर्गन्स होते हैं, तो नोज़, नोस्ट्रिल्स, नेसल कैविटी, फिरनेक्स, लारिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंचोली, एल्वोली, लंग्स एंड डायफ्राम। डायफ्राम कहाँ है? अगर यहाँ पर देखें तो ये जो हमारा मस्कुलर पार्ट है, मस्कुलर ऑर्गन है, यही क्या है, डायफ्राम है। इसका क्या फंक्शन है, ये क्या है, ये सब हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो इसमें घबराने वाली जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखें, तो यही जब हम लोग यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को हमने डिटेल में फिर से आपके सामने रखा है। अब हमारे यहाँ पर क्या है, 2 लंग्स हैं, र एक राइट लंग, दूसरा लेफ्ट लंग। इनके भी फंक्शनिंग को हमें देखना है, इनके भी स्ट्रक्चर को हमें देखना है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, क्लियर? तो बेसिकली रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज़ ए प्रोसेस, किस चीज़ का प्रोसेस? प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। यह आपका हो गया क्या? थ्री इडियट मूवी की तरह रेंचो का डेफिनेशन, कि रेस्पिरेशन क्या है? रिलीज ऑफ एनर्जी। लेकिन जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब आपको 2 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए होंगे, वहाँ पर अगर आपको इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे आपको इसको फिर चतुर के तरह डेफिनेशन में इसको लिखना होता है, जो आपके पूरे के पूरे डेफिनेशन को कवर करता है। रेस्पिरेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है हमारा? फूड, जो हम लोग इनटेक करते हैं, जो हम लोग खाते हैं। अब बेसिकली ये फूड में क्या होता है? C6H12O6, जो हमारा क्या है? ग्लूकोज, और इसमें क्या हो रहा है फूड का? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर से भी देखें आपके क्वेश्चन बनते हैं क्या? कि ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन, जब हमारा रिस्पायरेशन हो रहा है, तो उस समय हमारे बॉडी में जो जो भी हमने फूड पार्टिकल्स इनटेक किया है, इसका कौन-सा रिएक्शन होता है? इट विल गो अंडर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड फूड पार्टिकल विथ O2 हैपेंस इन सेल्स। कहाँ हो रहा है ये? सेल में। और इसके कारण क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, और बाय प्रोडक्ट में क्या मिलता है हमें? CO2 H2O। तो अगर ये आप पूरा का पूरा प्रोसेस देखेंगे, यही क्या है? एटीपी, हमारा एनर्जी। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो 6 6 6, तो ये क्या है? हमारा पूरा का पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस का ये क्या है? फाइनल कंक्लूजन, फाइनल आउटकम।
कि हमने कुछ भी इनटेक लिया फूड पार्टिकल्स, और वो फूड पार्टिकल्स क्या होते हैं, O2 के साथ रिएक्ट करते हैं। O2 उसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज करवाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, एंड देन इट विल कन्वर्टेड इनटू CO2 H2 एंड एनर्जी। और यहाँ पर क्या होता है, और ये दो टाइप के होते हैं हमारे, इंटरनल रिस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। इंटरनल रिस्पिरेशन और एक्सटर्नल रिस्पिरेशन को ही हम क्या कहते हैं। अब अगर यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सा आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन। ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में क्या अंतर है, इज बोथ इज सेम और इज देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन these two? There is difference between the two. Basically, breathing is a physical process. It is a physical process, and respiration is chemical process. Respiration is chemical process. Physical process. In this process, what we will do? It in this process we will do only two things: inhalation, inhalation of O2, and exhalation of CO2, without considering the change of oxidation of food particles. यहाँ ब्रीदिंग में हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, बस हमने ये सोचा कि हवा यहाँ एटमॉस्फेयर से हमने क्या ली, हवा ली, सांस लिए, फिर क्या किए, CO2 हम बाहर निकाले। दिस इज सिंपल ब्रीदिंग। बट इन दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ O2 एंड CO2, द होल केमिकल प्रोसेस, द होल केमिकल process is respiration. This is the difference. It is a physical phenomena, it is a chemical phenomena. Clear? हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट में, दो पार्ट में बना होता है। और अपर पार्ट हमारा बेसिकली किस चीज को कवर कर रहा है, NLP, और लोअर पार्ट T&L, नोज, लेरिंक्स एंड फिरनेक्स, ट्रेकिया एंड लंग्स। अब इसी नोज में आपके क्या हो जाएंगे, नोज, नसल कैविटी, नोस्ट्रिल्स आ जाएंगे। आपके फिर लेरिक्स क्या हो जाता है, ये हमारा वॉइस बॉक्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल। हमारा ये स्वर यंत्र जो यहाँ पे कंठ के पास जो ये रहता है, यही क्या है, यहाँ पर ये हमारा लेरिंक्स है। उसी के आगे हम क्या है, हमारा फेरनिक्स। ये क्या है, कॉमन पाथ फॉर फूड एंड विंड। यही क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम या विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज कॉमन फॉर फूड एंड विंड प्रोसेस। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, फेरनिक्स। तो ये किस चीज के लिए है। हाँ, एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखना है, मैमल्स में जो हमारा वॉइस बॉक्स है उसको क्या कहते हैं, लेरिंक्स, एंड बर्ड्स में ये क्या कहलाता है, सिर्निक्स। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है ये कभी कभी। सेकंड, जब हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को देखते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या हो गया हमारा, ट्रैकिया एंड लंग्स। ट्रैकिया में क्या हो गया, विंड पाइप, जिसी को हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया। डायफ्राम, जो हमने ये देखा था, दोनों लंग्स के बीच, दोनों लंग्स के नीचे में जो है ये पार्ट, दोनों लंग्स के बीच का जो ये पार्ट है। और ये दोनों लंग्स को क्या होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन लेयर कवर करके रखता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। ये पूछता है आपसे कि लंग्स इज कवर्ड बाय विच, प्लूरा मेम्ब्रेन। Then it contains lungs, bronchial tubes, bronchials, air sacs called as alveoli. Alveoli in mammals and atria in बर्ड्स। अब बर्ड्स में अटरिया है, अब इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, एक गाना जो है आपका, अटरिया पे लोटन कबूतर रे, तो कबूतर से आप ध्यान रखिए पक्षी, अटरिया से एट्रिया।
क्लियर? अटरिया पे लोटन कबूतर है, जो एक गाना है, वहां से आपको ये ध्यान रखना है। एल्वियोली इन मैमल्स, ह्यूमन, मतलब जितने भी आपके मैमल्स हो गए, जो भी काऊ, डॉग, कैट, ये सब हो गए, उसमें क्या आएगा आपका एल्वियोली होता है। और बर्ड में क्या होंगे? एट्रिया। क्लियर? अब हमें ये समझना है कि रेस्पिरेशन का जो ये प्रोसेस जो है, जो हमने देखा कि इनटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2, ये क्या-क्या है, कहाँ पर कौन-सा प्रोसेस, कौन-सा पार्ट हैपन हो रहा है, कौन-सा पार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा रेस्पिरेशन का? इन्हेलेशन। जस्ट बाबा रामदेव जो सुबह में योग करवाते हैं, ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन लो। ये वाला जो है जस्ट फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? इन्हेलेशन ऑफ O2। और ये कहाँ होता है? इसके इन्हेलेशन से क्या होता है? जब हम इन्हेल करते हैं, तो इन्हेल करने पर हमारे लंग्स में क्या हो रहा है? एयर फिल होता है। एयर फिल होने से क्या हुआ? लंग्स खुले, लंग्स का एक्सपेंशन होता है। जैसे ही लंग्स का एक्सपेंशन होगा, अब यहाँ पर समझिए, ये क्या हो गया हमारा? डायफ्राम। जैसे ही हम यहाँ पर एयर लेंगे, एयर लेने से क्या होगा? ये एयर इधर ब्रोंकाइली होते हुए हमारे लंग्स में आएगा। ये जैसे ही ये क्या होगा? एयर से फिल होगा, तो ये क्या होगा? एक्सपैंड। एक्सपैंड होगा, तो ये जो हमारा डायफ्राम है, ड्यूरिंग इन्हेलेशन इट लोअर्स। ये क्या होगा? जब ये इसमें हवा फिल होगी, एयर फिल होगा हमारे लंग्स में, तो ये क्या होगा? ये इसको प्रेस करेगा, और ये क्या होगा? डायफ्राम हमारा लोअर्स होगा। तो डायफ्राम एक्सपेंड्स, लोअर्स, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड्स एंड लंग्स एक्सपेंड्स। तो ये ध्यान रखना है, ड्यूरिंग इनहेलेशन लंग्स एक्सपेंड, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड्स, डायफ्राम लोअर्स, डायफ्राम क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है। क्लियर? सेकंड स्टेप में क्या होता है? जब हमारा ये एयर यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पर क्या हो रहे हैं? हमारे ब्रोंकाइली में आ रहे हैं, ब्रोंकाइली होते हुए ये एल्वोली में आए। एल्वोली क्या होते हैं? दीज आर स्मॉल एयर सैक्स, मतलब ये छोटे-छोटे एयर के क्या हैं? गुब्बारे टाइप के हैं, और इनकी संख्या लगभग 500 टू 600 मिलियन में होती है, ये हमारे लंग्स में। अब सोच सकते हैं ये कितने ज़्यादा हैं हमारे। और जब हम स्मोकिंग वगैरह करते हैं, जो भी पर्सन, उनमें सबसे पहले इनका क्या होता है? हमारे नेसल कैविटी में जो एयर होते हैं, हेयर होते हैं, जो नाक के बाल, वो डैमेज होते हैं। वो क्या करते हैं? जब हम एयर को इन्हेल कर रहे होते हैं, तो एयर को वो फ़िल्टर आउट करने का काम करते हैं। लेकिन जब हम जो भी स्मोक करते हैं, जो धूम्रपान करते हैं, उनका क्या होता है? वो नाक का बाल, जो हमारे नोज़ के हेयर होते हैं, वो क्या होते हैं? धीरे-धीरे डैमेज होना शुरू होते हैं, और जब इन ये लॉन्ग टाइम तक जाता है, तो ये हमारा एल्वोली भी क्या होता है? ये भी डैमेज होना शुरू होता है। और इसी के कारण क्या? हमारे डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी डिजीज़ टाइप के रेस्पिरेटरी हमारे डिफेक्ट्स हमारे होने शुरू हो जाते हैं। तो इनकी संख्या, एल्वोली की संख्या लगभग 500 टू 600 मिलियन होती है। और इनका काम क्या है? ये इनका काम है सरफेस एरिया को बढ़ाना, लंग्स के सरफेस एरिया को बढ़ाना, so that it ensures the gaseous exchange। सेकंड पॉइंट यहाँ पे मार्क कीजिएगा कि एल्वियोली को ही क्या कहा जाता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे हमने सेल को डिस्कस किया था, तो सेल में हमने कहा था ना, स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल। उसी प्रकार आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन क्या है? एल्वियोली। क्लियर? ये ध्यान रखना है। स्मॉलेस्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन या यूनिट इज एल्वियोली। ठीक है? और यहीं पर क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होते हैं। जो हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था, जो ऑक्सीजन हमने इनटेक किया, ये यहीं पे आके क्या करते हैं? ब्लड इसी एल्वियोली के ज़रिए यहाँ पे कैपिलरीज़ के सहारे वो ब्लड में डिफ्यूज़ होते हैं, और जो CO2 जो ब्लड के साथ आया था, वो डिफ्यूज़ आउट होते हैं ब्लड से। तो ये ध्यान रखना है कि आपसे ये पूछा जा सकता है
कि during respiration gaseous exchange takes place at which place and what is the process? Diffusion of O2 in blood and diffusion out of CO2 from blood. Clear? Where oxygen is diffused into the blood and carbon dioxide diffused out of the blood. अब थर्ड स्टेप क्या है? जब ये ऑक्सीजन हमने लिया, ऑक्सीजन इनहेल करके एल्वोली के जरिए वो कहाँ पहुंच गया? वो हमारे बॉडी में के डिफरेंट सेल्स में पहुंचे। डिफरेंट सेल में पहुंचने के बाद क्या होगा? सेल में क्या बैठा हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करेगा? एटीपी का फॉर्मेशन, एनर्जी का फॉर्मेशन, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसीलिए अब वहां पर क्या होगा? केमिकल एनर्जी, केमिकल इक्वेशन कहाँ पे? सेल्स में होगा। और वो क्या करेगा? जो अभी हमने देखा था C6H12O6 प्लस O2, दिस विल कन्वर्ट इनटू CO2 प्लस H2O प्लस ATP एनर्जी। और एटीपी को ही क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ आवर सिस्टम। क्लियर? और यहां पर ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। एंड देन फाइनल रिएक्शन, फाइनल स्टेप क्या है? एक्सहेल आउट ऑफ CO2। जब हम एक्सहेल करेंगे, जब हमने इनहेल किया तो ये क्या हुआ था? हमारा लंग्स एक्सपेंड किया, हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपेंड की। जब जो भी लोग दरोगा की तैयारी करते हैं या मिलिट्री में जाना चाहते हैं, फिजिकल टेस्ट देते हैं, तो वहां पर छाती फुलाने, चेस्ट के मेजरमेंट में होता है ना कि एयर लो, एकदम पूरी सांस लो, छाती को फिर मेजरमेंट किया जाता है, और फिर जब वो एक्सेल करते हैं देन दोबारा उसका मेजरमेंट किया जाता है। तो ये देखने के लिए कि जो वो सांस ले रहे हैं वो पूरी तरह से वो उनका एयर, उनका चेस्ट कैविटी, उनका लंग्स प्रॉपर फिलअप हो रहा है या नहीं हो रहा है। अदरवाइज क्या होगा? अगर आपके ये टेस्ट में कुछ भी प्रॉब्लम होंगे, तो आप अगर कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो वो आपको क्या करेगा? आपकी O2 की नीड को बढ़ाएगा। किस प्रकार? ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। इसीलिए हमारा क्या है? O2 के रेस्पिरेशन के लिए सेंसिटिविटी क्या-क्या चीज़ पर डिपेंड करती है, इन चीज़ों को हम अभी आगे देखेंगे। तो घबराना नहीं है, साँसें थाम के रहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? और 4th स्टेप में क्या हुआ? एक्सहेलेशन। एक्सेलेशन में क्या होगा? ब्रीदिंग आउट ऑफ CO2, ब्रीदिंग आउट ऑफ CO2। और उसमें क्या होगा? डायफ्राम। इनहेलेशन में क्या हुआ था? डायफ्राम नीचे आया था, तो ब्रीदिंग आउट में डायफ्राम ऊपर जाएगा, यानी इट विल कॉन्ट्रैक्ट। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ड्यूरिंग इनहेलेशन इट एक्सपेंड्स, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन इट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दिस मीन्स चेस्ट कैविटी, लंग्स विल कॉन्ट्रैक्ट। ड्यूरिंग एयर पुश आउट, चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट एंड लंग्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ये ध्यान रखना है कि डायफ्राम कब लोअर जाएगा, कब अप आएगा। ये नहीं करेंगे कि सांस ले रहे हैं तो डायफ्राम ऊपर आया, सांस लेंगे तो डायफ्राम नीचे। क्यों? सांस लेने पर पूरा का पूरा हमारा चेस्ट क्या होगा? फूलेगा। और यही चीज हमने अभी आपको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर समझाया था। ब्रीदिंग क्या है? फिजिकल प्रोसेस, ओनली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। एंड रेस्पिरेशन क्या है? केमिकल प्रोसेस कवरिंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ इनहेलेशन ऑफ O2, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, एक्सहेलेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। अब यहां से आपसे दो चीज पूछा जाता है। क्या हम जो सांस लिए, वो सांस यहाँ आया और एल्वोली में ही आके वो खत्म हो गया, हवा का फंक्शन खत्म, या उससे आगे भी है? हवा तो उससे आगे भी जा रही है। कहाँ तक जा रही है हवा? तो हवा जो है, जो हमने एयर लिया, O2 लिया, वो हमारे नोज के थ्रू होते हुए लंग्स, ट्रेकिया और लारिंक्स, फेरिंक्स के होते हुए एल्वोली तक आया। एल्वोली के बाद उसका काम क्या है? एल्वोली पे ही क्या हुआ? गैसियस एक्सचेंज। कहाँ से? ब्लड से। ब्लड में ये क्या हुआ? तो फ्रॉम, अब हम यहाँ क्या एटमॉस्फेयर से क्या ले रहे हैं? O2। O2 कहाँ गया? नोज में। नोज से नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से फेरिंक्स, फेरिंक्स से लैरिंक्स, लैरिंक्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकोई, ब्रोंकोई से ब्रोंकोएली, ब्रोंकोएली से एल्वोली, एल्वोली से ब्लड। यानी यहां से यहां तक नोज टू ब्लड। आप इस तरह से समझे, नोज टू ब्लड क्या है? हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नोज टू ब्लड क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में अभी तक से क्या हो रहा है? यहाँ पर अभी कोई भी केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज कुछ नहीं हो रहा है। जस्ट यहाँ पर क्या हो रहा है? इनटेक ऑफ O2 इंटरमिक्सिंग विथ ब्लड।
और ब्लड में ही ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी क्या है? ये ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट होती है। लेकिन आपके साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन आप मार्क कीजिएगा। अगर आपके जहाँ कहीं भी हैं आप, अगर कहीं पर भी अगर आप पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में हैं एंड देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ O2, CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, देन हीमोग्लोबिन हैज मोर टेंडेंसी टू अटैच विद कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखें गलत चीजों के प्रति क्या होता है? अट्रैक्शन ज्यादा होता है। गलत काम के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो यहाँ पर भी क्या है? ब्लड को तो नहीं पता कि हमारे लिए O2 फायदा है या CO2, बस इसको जो ज्यादा अट्रैक्ट करता है तो गलत चीजों के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। तो अगर कहीं पर भी अगर आपके O2, CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड होंगे तो हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी होगी टू अटैच विथ कार्बन मोनोऑक्साइड इजिली, और वहां पे ये O2 क्या होगा? पिछड़ जाएगा। और इसीलिए क्या होता है, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में या पॉल्यूटेड एयर में वी वी विल हैव ए चांस ऑफ सफोकेशन। तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन की यहाँ पर किसके साथ बाइंडिंग टेंडेंसी ज्यादा है? अगर तीनों गैस अवेलेबल है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, अदरवाइज जनरली तो O2 के साथ है ही। ठीक है, लेकिन अगर कभी-कभी क्या होता है, संगत का असर पड़ता है, गलत एनवायरनमेंट का असर पड़ता है, तो गलत चीज़ों के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता है और वो गलत चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या हो रहा है? फ्रॉम नोज़ टू ब्लड। ऑक्सीजन का ट्रेवल कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम नोज़ टू ब्लड। एंड देन इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है? अब यहाँ ब्लड से कहाँ जा रहे हैं हम? ब्लड से हम पहुँच रहे हैं टिश्यू में, टिश्यू से हम पहुँच रहे हैं सेल में ही क्या है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बैठा हुआ है, जो कि हमारे एनर्जी कन्वर्शन को फुलफिल करेगा। यानी ब्लड टू सेल, ब्लड टू सेल क्या हो गया हमारा? इंटरनल रेस्पिरेशन। क्लियर? यहाँ तक में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अभी तक जो हम लोग सिंपल जो साँस लेते थे, साँस छोड़ते थे, ये कितना कॉम्प्लेक्स और कितना डेलिकेटेड प्रोसेस है और कितना ही नेचुरल प्रोसेस है। जब आप इसको आज पढ़ रहे हैं, आज देख रहे हैं, तो ये फ़ील हो रहा होगा कि अरे! जो हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में साँस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इतनी देर में क्या-क्या चीज़ें हो रही है और हमें पता नहीं चल रहा है। यहीं पर जब आप लोग हिस्ट्री की क्लास में जाते होंगे, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, तो भगवान बुद्धिज़्म बुद्धिज़्म को उन्होंने प्रमोट किया और बुद्धिज़्म के लिए उन्होंने क्या? एक मेडिटेशन प्रोसेस को शुरू किया था और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। तो ये सब आपके हिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर आप ये समझिए कि उन्होंने किस प्रोसेस को अपनाया था? इसी प्रोसेस को, टू वॉच द रेस्पिरेट रेस्पिरेशन। वो अपने श्वास को इन्हेलेशन, एक्सहेलेशन प्रोसेस को ही वॉच कर रहे थे और यही प्रोसेस उनका क्या हुआ? बुद्धिज़्म का फाउंडेशन बनता है, मेडिटेशन का प्रोसेस, जो आज के समय में आपको विपश्यना के रूप में क्या है? बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो गए? 2 टाइप के, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फ्रॉम ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट थ्रू आवर नोज़ टिल ब्लड, एंड इंटरनल फ्रॉम ब्लड टू सेल। हाँ, अब जो हमने कहा था आपसे कि कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, हमारा सेंसिटिविटी साँस का किसके तरफ है या ये किसके लिए रिस्पॉन्ड करता है? तो सबसे पहले हमारे ब्रीथिंग को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन का पार्ट मेडुला ऑब्लंगाटा। क्लियर? जब हम लोग ह्यूमन ब्रेन को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग ह्यूमन ब्रेन के पूरे हर एक सेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए घबराइए नहीं। मेडुला ऑब्लंगाटा क्या होता है, कहाँ होता है, क्या होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी बस आप इतना समझिए कि हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है? तो मेडुला ऑब्लंगाटा। अब आप ये समझें, जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, देन वी ब्रीथ फास्ट। हम लोग तेज में सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। व्हाई? ड्यू टू इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन और ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे कॉन्सेप्ट के रूप में पूछा जा सकता है कि अगर कोई एक पर्सन फिजिकल एक्टिविटी को कर रहा है, तो ही रेस्पायर इन ए फास्टर रेट ड्यू टू नीड ऑफ ऑक्सीजन और ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2। एक्चुअल में होता क्या है, जब हम रेस्पायर करते हैं, जब हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जब हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है,
यहाँ तक ये आया एल्वोली में, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये ब्लड में चला गया, ब्लड से होते हुए सेल में चला गया। अब सेल में जाने के बाद फिजिकल एक्टिविटी किए, तो फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से मिल रहा है हमें? माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, पावर हाउस ऑफ द सेल, वहां से। अब वहां पे पावर हाउस ऑफ द सेल के कारण क्या हो रहा है? हमारा यह जो रिएक्शन था, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यह क्या कर रहा है? CO2 प्लस H2O प्लस एटीपी। अब हमारे ब्लड में क्या हो रहा है? इस CO2 का कंसंट्रेशन क्या हो गया ब्लड में ज्यादा। अब ये CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है, तो इसी के लिए क्या चाहिए? काउंटर करने के लिए हमको ऑक्सीजन की नीड ज्यादा होती है। So that is why we breathe at a faster rate during any physical activity, while you are doing exercise or running or swimming or any physical activity in which your muscles, your body has to do extra energy, has to consume extra energy. Extra energy means extra CO2, and extra CO2 means you need extra O2. Demand of O2 nahi, but to release, to hedge out, to exhale out the CO2, we need O2. क्लियर? यहाँ पर ये कंफ्यूजन होता है कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हो तो हमें O2 की नीड ज्यादा होती है। नहीं, O2 की नीड ज्यादा नहीं होती है। हमारे बॉडी में CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, और उस कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, काउंटर करने के लिए हमें तेज सांस लेना पड़ता है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सेंसिटिव टू CO2 लेवल इन ब्लड। इसीलिए हमारा रेस्पिरेशन किसके प्रति सेंसिटिव है? CO2 के प्रति। अगर हमारे बॉडी में CO2 ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा, ज्यादा रहेगा, तो हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे। क्लियर? सेकंड क्या है? क्या हमारा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, रेस्पिरेशन जो हमारा जो प्रोसेस है, क्या वो इनवॉलेंट्री है या वॉलेंटरीली? अब आप कहेंगे कि साँस तो हम ऑटोमेटिक ही ले रहे हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, आप 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के लिए अपनी साँस को आप रोक भी सकते हैं। यू कैन फॉर ए मोमेंट यू कैन पॉज़ योर रेस्पिरेशन। तो ये क्या है? इनवॉलंटरी और वॉलंटरी दोनों है, लेकिन वॉलंटरी क्या है? फॉर ए टाइम मोमेंट। ऐसा नहीं है कि आप 1-1 घंटा या 12 घंटा या 10 घंटा तक आप अपनी साँस को रोक सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है? रेस्पिरेशन एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है, बट समहाउ और टू सम एक्सटेंट इट कैन बी मैनेज्ड इन ए वॉलंटरी मैनर। अब हमने आपसे कहा था कि हमारा लंग्स जो है उसके बारे में हमें देखना होगा कि ये लंग्स क्या फंक्शन करती है और इसका क्या प्रेजेंस है। अब चूंकि अगर आप हमारे लंग्स को देखें, तो ये क्या है? एक पेयर है हमारा, ये क्या हो गया? राइट लंग। ये क्या हो गया? लेफ्ट लंग। और हमारा जो हार्ट होता है, इसको मैं आपको ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ताकि यहाँ पर आपको ये फील हो। ये क्या है? हमारा हर्ट है। ये क्या होता है? आपसे अगर पूछा जाए तो हर्ट की पोजीशनिंग क्या है? जब हमने हर्ट चैप्टर को डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम से या उसके पहले हुए, तो हमने ये क्या बताया था कि हर्ट इज सिचुएटेड इन द mediastinum in the center of the lungs, but it is tilted to left part, and this is, यहाँ पर आप ये एक देख रहे होंगे लंग्स में, लेफ्ट लंग में यहाँ पर एक इस टाइप का कर्वेचर बना हुआ, इसी को क्या कहा जाता है? कार्डियक नोच। तो अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कार्डियक नोच इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द लंग या इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? लेफ्ट लंग। दूसरा चीज आपसे पूछा जा सकता है, यहीं पर हमारा क्या होता है? लीवर होता है, राइट लंग के नीचे। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को करेंगे कवर, वहां पर इनको हम लोग फिर से देखेंगे। तो अब यहाँ पर दोनों के बीच में अंतर क्या है? हमारा जो राइट लंग होता है ये 3 पार्ट में होता है, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब एंड इंफीरियर लोब। और हमारा जो लेफ्ट लंग होता है ये क्या होता है? 2 पार्ट में, सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब। देयर इज नो मिडिल लोब इन लेफ्ट लंग। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हमारे हार्ट में राइट लंग में कितने लोब हो गए? 3 लोब। लेफ्ट लंग में कितने हो गए? 2 लोब। ये ध्यान रखना है। राइट में 3 लोब, लेफ्ट में 2 लोब। यहाँ तक में कोई डाउट? दूसरा चीज क्या है?
जब जैसे ही यहाँ पर देखें ये क्या है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, ये 3 पार्ट है। ये 3 पार्ट है तो इसका एक डिवाइडिंग लाइन होगा, एक डिवीजन लाइन होगा। एक डिवीजन लाइन क्या है, यहाँ पर है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फीचर। ये क्या है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल टाइप में है। दूसरा क्या है, ऑब्लिक फीचर, ये थोड़ा-सा टिल्टेड करके है। लेकिन इसमें क्या है, एक एक ही है जो ऑब्लिक फीचर है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि लंग्स में कितने फीचर्स हैं? तो राइट लंग में 2, लेफ्ट लंग में 1। क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, 3 पार्ट्स हैं, तो इसको 3 पार्ट के लिए क्या चाहिए, 2 फीचर्स। यहाँ पर 2 पार्ट है तो 1 फीचर। 1 पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका हॉरिजॉन्टल फीचर, दूसरा ऑब्लिक फीचर। तीसरा क्या डिफरेंस है, the size of the right lung is slightly more than the left lung। इसका वेट भी क्या होता है, लेफ्ट लंग से थोड़ा ज्यादा होता है, और ये ब्रॉडर होता है और ये नैरोवर होता है। इसलिए आपको यहाँ पर डायग्राम में भी ये चीजें इंश्योर करने के लिए दिया गया। बाकी ये चार्ट में आपको दिया गया है, ये आप चार्ट के जरिए भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ये समझ लिया कि 3 लोब, 2 फीचर्स, कार्डियक नोच कहाँ होगा, लेफ्ट लंग में। लेफ्ट हार्ट कहाँ होता है हमारा, लेफ्ट लंग के साथ थोड़ा सा टिल्टेड होता है। और यहीं पर क्या होता है, हमने ये भी बताया कि इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन लेयर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। अब हमारा जो है ये हमें देखना है कि रेस्पिरेशन जो हम कर रहे हैं, इसमें ये एनर्जी का फॉर्मेशन जो हो रहा है, ये किस प्रकार हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है। तो ये रेस्पिरेशन को जब हम इस लेवल पर देखते हैं, तो इसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, वेयर द एयर अवेलेबिलिटी ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज कंप्लीट, देयर इज नो डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। एंड एनारोबिक respiration means there is a insufficient supply or lack of supply of oxygen. Clear? Aerobic respiration, there is no deficiency in supply of air or O2. Anaerobic respiration, there is lack of or insufficient supply of oxygen or no supply of oxygen at all। तो यहां से आपके रेस्पिरेशन कितने हो गए, 2 टाइप के, एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी क्या हो गया, 2 टाइप के, 2 कैटेगरी, एक कंप्लीटली एब्सेंस, दूसरा पार्शियल एब्सेंस। क्लियर? तो यहाँ पर बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ O2 और एयर, it is 2 type, aerobic, anaerobic। Aerobic means supply of oxygen, anaerobic means insufficient supply of oxygen। इसमें भी 2, एक कंप्लीट absence और एक पार्शियल absence। ठीक है? अब जब हम यहाँ पर इस चीजों को देखें, ग्लूकोज कहाँ है हमारे साइटोप्लाज्म में, वहां पर जब ऑक्सीजन आया तो ये क्या हो रहा है, हमारा कन्वर्जन किस में हो रहा है, पायरूवेट में। यही पायरूवेट क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यहीं पर हम क्या देखेंगे, अगर ऑक्सीजन का सप्लाई पूरा पूरा हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको ये सब पॉइंट मार्क करना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे यही सब पूछा जाता है कि अगर पायरूवेट का प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो ये रिएक्शन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और यही क्या मिलके देगा हमें, एनर्जी, एटीपी, along with CO2 एंड वाटर। यही जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन मींस इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका रिएक्शन कहाँ पे होता है, ये हमारे मसल सेल्स में होते हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है। और दिस सिचुएशन ड्यूरिंग दिस सिचुएशन लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन आवर मसल्स।
विच इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड। और इसी लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन से क्या होता है, हमारे बॉडी में एक या बॉडी क्रैम्प हमारा जो होता है, शरीर में दर्द या ऐंठन जो होती है, इसी लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन से। और यही जब हमारा कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो ये कहाँ पे होता है रिस्पायरेशन की क्रिया, ये हमारा प्रोसेस जो है ईस्ट में होता है। और इस कंडीशन में हमारा क्या बनता है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो ये आपको ध्यान रखना है पूरा का पूरा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू टाइप, एक लैक ऑफ ऑक्सीजन, इनसफिशिएंट सप्लाई, और दूसरा कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड थर्ड वन इज presence of oxygen in mitochondria, lack of oxygen in our body muscles cell, and the absence of oxygen supply in yeast। और इन तीनों का फाइनल प्रोडक्ट भी आपको याद रखना है, ईस्ट में इथेनॉल, मसल्स में लैक्टिक एसिड, एंड हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। अब हम देखें कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या-क्या अगर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती है, अगर हम कुछ अनहेल्दी प्रोसेस लेते हैं, करते हैं, या अनहेल्दी एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो उसके एक्सपोज़र से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे क्या असर पड़ेगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं आपके, एलर्जी हो सकते हैं, अस्थमा हो सकता है, ब्रोंचाइटिस हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है, या ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ हैं, और इनका क्या-क्या ये चीज़ है, ये आप समझिए। अस्थमा क्या है, एलर्जी इन्फ्लेमेशन होता है, ब्रीदिंग में हमारी डिफिकल्टी हो जाती है। ब्रोंचाइटिस में क्या होता है, ये जो हमारा ब्रोंकाइकी है, यहाँ पर क्या होता है, इसमें मकस और या फिर आपके कफ का स्टोरेज होना शुरू होता है, और इसके कारण क्या O2 का और CO2 का ये इस प्रकार का जो एक्सचेंज प्रोसेस है वो डैमेज होना शुरू होता है, और इसके कारण ये इन्फेक्शन होता है, निमोनिया हो जाती है, या फिर ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी। तो ये सब हमारे क्या है, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड सम डिजीज हैं और सिम्पटम्स हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर रेस्पिरेटरी सिस्टम की एंड होती है। तो बेसिकली हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या देखा, नोज से लेके एल्वोली तक, एल्वोली से ब्लड, ब्लड से टिश्यू, टिश्यू से सेल, एंड देन बैक टू एल्वोली, और वहां से फिर CO2, CO2 हमारे नोज से बाहर। दिस इज द बेसिक ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और आज के टॉपिक को हम यहीं पर एंड करते हैं। आगे भी हमारे साथ इस चैनल से जुड़े रहें। हर समय आपको एक नए टॉपिक के साथ हर एक सब्जेक्ट में हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ लगी हुई है, ताकि 71st BPSC में आपकी कोई भी इच्छा अधूरी ना रह जाए। ओके, थैंक यू।